Welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the Rousseau and its concept of natural state. आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक रूसो और उसकी प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रूसो की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था पर विचार अपनी पुस्तक असमानता की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी नामक पुस्तक में दिए हैं। रूसो की प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना है वो रूसो की अपनी कल्पना है, इसकी मौलिक कल्पना है। रूसो ने जिस प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है वह न तो पापमय है और न ही पुण्यमय है। न तो वह पाप से भरी हुई है और न ही पुण्य से भरी हुई है। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पशुओं के जैसा था, एकाकी था, निष्पाप और निर्दोष था। मनुष्य के स्वभाव में विवेक की शक्ति होती है, लेकिन प्राकृतिक दशा में ये शक्ति अविकसित और सुप्त अवस्था में थी। यानी प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य के स्वभाव में विवेक का अभाव था। व्यक्ति को अच्छे बुरे का भी कोई ज्ञान नहीं था और वह विवेक से कार्य ना करके स्वार्थ की भावना से कार्य करता था। सोच समझकर कार्य न करके केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही कार्य करता था। रूसो की प्राकृतिक अवस्था एक कल्पना है जो कभी भी विद्यमान नहीं थी और ना ही कभी विद्यमान होगी। रूसो ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वह केवल कल्पना मात्र है, वह वास्तविकता नहीं हो सकती। रूसो की प्राकृतिक अवस्था के विवरण को 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रकृति की अवस्था के पहले चरण में मनुष्य उदात्त वन्य प्राणी था। वह जंगलों में रहता था और पशुओं की तरह जीवन जीता था और अपना जीवन पशु की तरह ही भूख, प्यास, निद्रा, काम वासना की मूल प्रवृत्तियों के अनुसार ही व्यतीत करता था। उसकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित थी और वह पूरी तरह से सुखी था। उसके अंदर दुर्गुणों का अभाव था, लेकिन सभ्यता के न होने से वह जंगली और पशुओं के समान था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के पहले चरण से व्यक्ति शांतिमय और निष्पाप जीवन बिताता था। अब प्रकृति की अवस्था का दूसरा चरण जैसे ही आया, रूसो के अनुसार जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि हुई और तर्क का जन्म हुआ, इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रगति हुई। इससे मनुष्य में संपत्ति रखने की इच्छा पैदा हुई। जनसंख्या में वृद्धि और तर्क के उदय ने सामाजिक समानता को नष्ट कर दिया और तेरे मेरे की भावना को जन्म दिया। अब मनुष्य जंगली जीवन को छोड़कर एक स्थान पर रहकर कृषि करने लगा। इससे समाज में असमानता बढ़ी। जब कृषि के जन्म ने और पशुओं के स्वामित्व ने मनुष्य में धनी और निर्धन की भावना उत्पन्न कराई, तो समाज में प्रतियोगिता की भावना का जन्म हुआ। अमीर और गरीब के भेदभाव ने स्वार्थ, द्वेष, घृणा और हिंसा की भावना को जन्म दी। शक्तिशालियों के द्वारा कमजोर पर कब्जा करने की प्रथा शुरू हो गई। मनुष्य का जीवन पापमय बन गया और मनुष्य स्वार्थी और अहंकारी बन गया। प्राकृतिक अवस्था के दूसरे चरण में मनुष्य में दुर्गुण आ गए थे और उसमें स्वार्थ की भावना भी बढ़ गई थी और उसका जीवन भी पापमय बन गया था। उसके बाद प्रकृति की अवस्था का तीसरा चरण शुरू हुआ। इस अवस्था में कृषि के कार्य, पशुपालन और धातु शोधन के कार्यों की खोज हो। इससे मनुष्य को आपसी सहयोग की जरूरत पड़ी और लोग जो है वो आर्थिक कार्यों को पूरा करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने लगे। अमीरों और गरीबों के बीच में खाई और ज्यादा चौड़ी हो गई। इस तीव्र आर्थिक असमानता के कारण ही मनुष्य में संघर्ष पैदा हुआ। कलह होने लगे, चोरी बढ़ गई, कपट और भय, हत्या जैसी दुर्गुणों की भी शुरुआत हो गई। मनुष्य ने अपनी शक्ति, योग्यता और चालाकी के आधार पर दूसरे मनुष्य से अधिक संपत्ति इकट्ठी करनी शुरू कर दी। भूमि पर निजी स्वामित्व के कारण मनुष्य के बीच में अस्थायी असमानता हो गई थी, स्थायी असमानता हो गई थी और गरीब और अमीर, दास और स्वामी ये वर्ग बन गए।
प्राकृतिक अवस्था की इस असहनीय स्थिति ने अत्याचार को जन्म दिया और मनुष्य को पतन की ओर धकेल दिया। इससे व्यक्ति का जीवन दरिद्र, अपवित्र और क्षणिक बन गया। रूसो की ये अवस्था होब्स की प्राकृतिक अवस्था के ही समान थी। इस अवस्था की अराजकता को देखकर रूसो ने मनुष्य को प्रकृति की ओर लौट चलने की सलाह दी। रूसो ने मनुष्य को ये संकेत दिया कि वो प्रकृति की ओर वापस लौट चले, जैसा कि वो प्रकृति की प्रारंभिक अवस्था में थी। रूसो ने जो प्राकृतिक अवस्था की अपनी अवधारणा दी है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है ये अवस्था आदिम अवस्था थी, जिसमें मनुष्य का जीवन पशुओं जैसा था। मनुष्य जंगलों में रहता था और वह असभ्य था। इस अवस्था में मनुष्य का जीवन शांतिमय था और व्यक्ति सुख से रहता था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आत्म केंद्रित था, अर्थात वह स्वयं में ही लीन रहता था और वह एकाकी जीवन भी जीता था। उसका जीवन सहज और प्राकृतिक था और दुर्गुणों से रहित था। इस अवस्था में कोई सभ्यता नहीं थी, इसमें सामाजिक नियम और संस्थाओं का भी अभाव था। इस अवस्था में निजी संपत्ति और तर्क का भी अभाव था। इस अवस्था में व्यक्ति की आवश्यकताएं भी सीमित थी और वह आत्मनिर्भर था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता थी और इस स्वतंत्र वातावरण में व्यक्ति निर्बाध जीवन जीता था। इस अवस्था में परिवार जैसी कोई संस्था भी नहीं थी और व्यक्ति को अच्छे बुरे का भी कोई ज्ञान नहीं था। रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य असभ्य था, साथ ही साथ वो स्वतंत्र जीवन जीता था। परिवार जैसी किसी संस्था का भी सर्वथा अभाव था वहां पर, और मनुष्य विवेक से काम ना करके केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करता था और उसे अच्छे बुरे का भी कोई ज्ञान नहीं था। रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा है उसकी कई आलोचकों ने आलोचनाएं भी की है। किन किन आधारों पर आलोचनाएं की हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आलोचकों का कहना है कि प्रकृति की अवस्था में मनुष्य अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। विपरीत भौतिक परिस्थितियों के विरुद्ध मनुष्य अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अर्थात रूसो का ये मानना कि प्राकृतिक अवस्था मानव इतिहास का स्वर्ण काल है, एकदम भ्रमपूर्ण है और असत्य है। रूसो तो प्राकृतिक अवस्था को स्वर्ण काल मानते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए ये युग स्वर्ण काल नहीं हो सकता। दूसरी आलोचना है, रूसो ने काल्पनिक प्राकृतिक अवस्था को सिद्ध करने के लिए बुद्धि, तर्क, अनुमान और सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका मेल नहीं किया। उसने जो प्राकृतिक अवस्था दी है वो काल्पनिक है, केवल कल्पना पर आधारित है, उसमें बुद्धि, तर्क और अनुमान का अभाव है। तीसरी आलोचना है कि प्राकृतिक अवस्था में रूसो ने मनुष्य को आत्म केंद्रित और आत्मनिर्भर प्राणी माना है। मनुष्य के इन गुणों की कल्पना अनुमान और तथ्य की दृष्टि से गलत है। प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं था तो वह आत्म केंद्रित और आत्मनिर्भर प्राणी कैसे हो सकता है। चौथी आलोचना है, भौतिक दृष्टि से प्रकृति की अवस्था के पहले चरण की तुलना में दूसरा चरण हमें ज्यादा विकसित दिखता है और दूसरे चरण की तुलना में तीसरा चरण और ज्यादा विकसित है और भौतिक अवस्था को प्रकट करता है। लेकिन रूसो के अनुसार जो तीसरा चरण है वो मानवता के पतन को प्रकट करता है। रूसो प्रकृति की अवस्था के पहले चरण को आदर्श मानता है। इस प्रकार पहले चरण को आदर्श और असभ्य अवश्य दोनों ही माना है रूसो ने, अर्थात रूसो असभ्यता को ही आदर्श मानता प्रतीत होता है। वॉल्टेयर ने इस आधार पर रूसो को असभ्यता के युग का विचारक कहा है, क्योंकि रूसो ने जिन 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है उसमें से पहली अवस्था में मनुष्य पशुओं जैसा जीवन जीता था। फिर भी रूसो ने उसी प्रथम अवस्था को ही स्वर्ण युग कहा है और उसी को आदर्श माना है। जो तीसरा चरण था जो ज्यादा विकसित था और जिसमें भौतिक अवस्था भी चरम पर थी, उस अवस्था को रूसो ने मानवता के पतन की अवस्था बताया है। तो इस प्रकार रूसो का प्रथम अवस्था को आदर्श मानना उसकी आलोचना का शिकार बना देता है।
पांचवी आलोचना है रूसो के विचारों में स्पष्टता का भी अभाव है। उदाहरण के लिए संपत्ति संबंधी विचार स्पष्ट नहीं है। कहीं तो रूसो संपत्ति की सभी बुराइयों को जड़ मानते हुए डिस्कोर्सेस में उनकी आलोचना करता है, तो कहीं पर वह संपत्ति को पवित्र मानते हुए पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसका समर्थन भी करता है। रूसो ने संपत्ति पर जो विचार दिए हैं डिस्कोर्सेस में, संपत्ति की आलोचना करता है, उसे बुराइयों की जड़ मानता है, जबकि पॉलिटिकल इकोनॉमी में रूसो संपत्ति को पवित्र भी मानता है। इसी आधार पर उसकी आलोचनाएं हुई हैं। छठी आलोचना है रूसो की वापस प्रकृति की ओर लौट चलो की उक्ति प्रगति विरोधी है। उसकी यह अपील भावनाओं पर आधारित है, तर्क पर नहीं है, इसलिए रूसो में तार्किकता का अभाव है। रूसो मनुष्य को यह आदेश देता है कि वापस प्रकृति की ओर लौट चलो, यानी प्राकृतिक अवस्था की प्रथम अवस्था की ओर लौट चलो। जब हम किसी उच्च अवस्था पे हैं तो हम निम्न अवस्था पर कैसे जाएंगे? ये तो प्रगति विरोधी हुआ। प्रगति तो ऊपर से ऊपर की ओर ही होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है, लेकिन रूसो ऊपर से नीचे की ओर लौट आने को कहता है। इसलिए उसका ये उक्ति कि वापस प्रकृति की ओर लौट चलो प्रगति विरोधी प्रतीत होती है, केवल भावनाओं पर आधारित है। रूसो ने तर्क का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए रूसो में तार्किकता का अभाव है और वह आलोचना का शिकार हुआ। आज की क्लास में हमने रूसो की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा के बारे में डिस्कस किया है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के 3 चरण बताए हैं। पहले चरण को उसने आदर्श माना है और तीसरे चरण को मानवता विरोधी बताया है। उसके बाद हमने रूसो की प्राकृतिक अवस्था की विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया है और लास्ट में रूसो की प्राकृतिक अवस्था की आलोचनाएं जो हुई हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।